हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन। डिटेल में हम इसमें समझेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था ब्रीफली on the basis of different criteria how we classified the resources. In this video we are going to discuss that in detail. Okay, so those who are new on the channel, please do like, share and subscribe the channel, and let us start the explanation. Okay, so the topic that we are going to discuss today is classification of resources on the basis of origin. तो on the basis of origin के आधार पर जो resources के types होते हैं, एक होता है आपका biotic resources. They are derived from biosphere, right, and they have life obtained from biosphere. Okay, they have life, or we can say all the living things, they will be coming under biotic resources. Now examples we can take: human beings, okay, flora, fauna, and fisheries, okay, fisheries and livestock, एनिमल्स जिसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो रहे इसके एग्जाम्पल। तो एकदम सिंपल है, समझना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बायोटिक रिसोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड दे हैव लाइफ। एग्जाम्पल्स आर ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज एंड लाइव स्टॉक। जहाँ तक एबायोटिक रिसोर्सेज की बात है, एबायोटिक रिसोर्सेज आर दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, जितने भी नॉन लिविंग हैं वो एबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। नॉन लिविंग, दे आर नॉन लिविंग एंड टाइप्स इफ वी टॉक अबाउट मेटल्स, रॉक्स, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर समझ में आया होगा, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट वी हैव टेकन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स यूज के साथ जो खत्म हो जाती है या नहीं खत्म होती है। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरीज: रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे कि नाम से पता चलता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच कैन बी रिन्यूड। ओके, जैसे आप व्हिच कैन बी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, दोज रिसोर्सेज व्हिच कैन बी renewed. Okay, and the examples of renewable resources like solar, water, okay, solar, water, ये renewable resources में आ गया। और इसके अलावा आपका renewable के मतलब जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, which can be renewed, and solar, water are the example of wind energy. Okay, so these are the examples of renewable resources. Okay, non renewable में non renewable हम ये नहीं बोलेंगे which cannot be renewed, right? Non renewable are those resources which take a long period of time, long geological period of time in the formation, right? Those resources which take a long period of time in the formation, we will be calling it non renewable resources. तो जो resources जिनको बनने में काफी समय लगता है, geological time period जितना है, हम उसको geological time cycle की बात करते हैं, geological time period की बात करते हैं, that is huge. It takes millions of years, right, in the formation. Okay, the resources which take millions of years in formation or replenishment. ठीक है, those resources which take millions of years in the formation, okay, or replenishment.
सच रिसोर्सेस आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। जैसे मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो मेटल्स तो रिसाइक्लेबल है, ओके, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका उसको दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ठीक है, दे आर फिनिश्ड विद देयर यूज। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि जो रिसोर्सेस जो ज़्यादा समय लेता है फॉर्मेशन में, जिसको रिप्लेनिश होने में भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है, लॉन्ग जियोलॉजिकल साइकिल टाइम पीरियड इसमें लगता है। और जैसे मैंने बताया कि मेटल्स दैट कैन बी रिसाइकिल्ड whereas fossil fuels cannot be recycled, okay, fossil fuels they actually in their formation take a long period of time, okay, and they get exhausted with their use, so this is on the basis of exhaustibility। बात करते हैं अगले क्राइटेरिया की, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेस को हम क्लासिफाई करते हैं ओनरशिप के आधार पे भी, जिसमें 4 कैटेगरीज हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेस एक आती है आपकी इंडिविजुअल रिसोर्सेस। इंडिविजुअल रिसोर्सेस से हमारा मतलब ये होता है कि जो रिसोर्सेस इंडिविजुअली ओन होती है, राइट, which are owned by private individuals or a group of individuals. So it may be a house of somebody, right, house or private property that might include anything, cars, vehicles, right, even land that may be owned by an individual, okay, or the water in the pond that can also be an individual resources, okay। The other resource is the community resource। community resource क्या होती है? The resources which are accessible to all the members of the community, right। जैसे विलेज एरियाज में आपका ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो सकते हैं, ब्योरल ग्राउंड्स हो सकते हैं, ठीक है, और अर्बन एरियाज में पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, इस तरह के जगह हो सकते हैं जो कि सभी के यूज के लिए अवेलेबल है, राइट। तो जो पूरी कम्युनिटी एक्सेस कर सकती है जिन रिसोर्सेस को, उसको कम्युनिटी रिसोर्सेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है नेशनल रिसोर्सेस। तो नेशनल रिसोर्सेस में हम बात करते हैं, वैसे तो टेक्निकली सब कुछ जो नेशन के अंदर है वो नेशनल रिसोर्सेस ही हैं। चाहे अगर हम बात करें जितनी लैंड रिसोर्सेस है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है और मिनरल्स हैं, राइट, ये सब नेशनल रिसोर्सेस में आते हैं। अगर हम कोस्ट लाइन से लेकर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक, दैट इज 22.2 किलोमीटर्स, तो एवरीथिंग दैट इज पार्ट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर। तो जो भी चीजें नेशन के अंदर है, इवन ह्यूमन बींग्स आर नेशनल रिसोर्सेस, ठीक है, हम सभी जो है नेशनल रिसोर्सेस में आते हैं। और इसमें आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट हैज ऑल द राइट्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट, फॉर द पब्लिक गुड। गवर्नमेंट कैन डू दैट। नाउ टेक्निकली माने तो एवरीथिंग दैट इज विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन, पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द नेशन, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, ठीक है, जो टेरिटोरियल वाटर का ही पार्ट है, ओके, सब कुछ जो है वो नेशनल रिसोर्सेस में आता है। तो इस तरह से आपको क्लियर समझ में आया होगा। इंडिविजुअल रिसोर्स, इंडिविजुअली ओन्ड, कम्युनिटी रिसोर्स which is to be accessed by all the members of the community, and national resources also we can understand everything, technically everything is a national resource, all the land, all the minerals, all the forests, wildlife, everything that is within the nation is a national resource up to 12 nautical miles from the coast, okay। Next we are going to talk about is international resource। तो अगला कैटेगरी है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेस। कुछ रिसोर्सेस होती है जिसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करती है, ओके, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करती है उनको। अब जैसे 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ए कंट्री, उसके बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो भी चीजें आती हैं ओपन ओशन में आती है। ओपन ओशन जो है जहां पर कोई भी काम या वो दैट डज नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर नेशन, दैट इज पार्ट ऑफ द ओपन ओशन, और वहां पर कोई भी वर्क करने के लिए या कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करना है, कोई भी चीजें करनी है, तो उसके लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की कंकरेंस जरूरी है, परमिशन जरूरी है, ठीक है। तो 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो भी चीजें आती है ओपन ओशन में आती है और वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अगला जो क्राइटेरिया डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज
4 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक है आपका पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब क्या होता है, जो रिसोर्सेस हमें मालूम है कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है बट दे हैव नॉट येट बीन यूज्ड प्रॉपर्ली, राइट। जैसे अगर गुजरात की बात करें, वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, वहां पर सोलर और विंड एनर्जी की काफी पोटेंशियल है, लेकिन so far they have not been utilized, they have not been used, okay, they have not been या हम बोल सकते हैं कि जो सोलर और विंड एनर्जी की जो पोटेंशियल्स है राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात में, उसको अभी तक जो है हमने यूटिलाइज या उसको हमने डेवलप नहीं किया, दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली डेवलप्ड, ओके। और दूसरा जो है आपका डेवलप्ड रिसोर्सेस। डेवलप्ड रिसोर्सेस जैसे नाम से पता चलता है कि the resources which have been surveyed and their quantity and quality have already been determined for use, okay, जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पहले से ही हमें सर्वे के थ्रू पता चल जाता है। और इसको जो है अभी हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेस करेंटली यूज हो रहे हैं और जो रिसोर्सेस जिसकी क्वालिटी क्वांटिटी डिटरमाइन हो चुकी है, ऐसे रिसोर्सेस को डेवलप्ड रिसोर्सेस कहते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं स्टॉक, ठीक है। स्टॉक रिसोर्सेस है जिसमें हम बात करते हैं कि ऐसे रिसोर्सेस जिसके लिए हमारे पास अभी तक कोई अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज कर पाए। जैसे वाटर का एग्जांपल दे सकते हैं। वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ 2 वेरी पावरफुल गैसेस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बट हाइड्रोजन की अगर बात करें, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इट कैन बी यूज्ड, राइट, इफ वी हैव appropriate technology, but we haven't been able to use it so far। तो स्टॉक वो रिसोर्सेस है जिसके लिए हमारे पास appropriate टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसलिए हमने इसका यूज अभी तक स्टार्ट नहीं किया। दूसरा इसी का ही सबसेट आता है रिजर्व, ओके। रिजर्व इज द सबसेट ऑफ स्टॉक ओनली। इसके लिए जो ये वो रिसोर्सेस होती है जो जिसके लिए हमारे जिसको हम यूज कर सकते हैं विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसके हेल्प से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर मीटिंग आवर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। जैसे अगर हम डैम की बात करें कि जो अभी तक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज करें, लेकिन अभी तक हम उसका यूज एक लिमिटेड वे में ही कर रहे हैं। जो वाटर आपका वाटर जो है रिजर्वायर में है या जिसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ के जरिए, बट वी हैवंट बीन एबल टू यूज देम सो फार, ओके। तो ये फ्यूचर के लिए है वो रिसोर्सेज जिसको हम यूज कर सकते हैं विद द अवेलेबल टेक्निकल नो हाउ, बट वी हैवंट येट स्टार्टेड यूजिंग देम। तो फॉर स्टॉक वी डोंट हैव एनी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, राइट, देयर यूज हैजंट येट स्टार्टेड। एंड फॉर रिजर्व आल्सो we know that we could use them to meet our future requirement with the existing technical know-how, but we haven't yet started using them, right? So these are on the basis of status of development, these are the types: potential resources, developed resources, stock and reserves. Let us talk about development of resources. See, for long human beings have been treating resources as free gifts of nature. But is it true? If resources are free gifts of nature? Absolutely not. Resources are not free gifts of nature, and it is this mindset only that has led to rapid use of resources, right? The overuse of resources has led to certain consequences. What are those consequences? First consequence ये आता है कि आपका fast depletion of resources। इसका नतीजा जो है overuse of resources has led to overuse of resources has led to, ठीक है, फास्ट डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस ओनली टू मीट greed of few individuals। ठीक है, तो सबसे पहला ये कॉन्सिक्वेंस आप देखेंगे, फास्ट डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज ओनली टू मीट ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। तो दूसरा आप ये देखोगे कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज हैज आल्सो लेड टू accumulation of resources in few hands, thereby creating
a bigger gap between haves and have-nots. Okay, what you can understand here, your resources are being controlled only a few people, right? Rich people, ultra people, they are controlling the resources, and that has divided the society into two broad categories: the haves and have-nots. In every society there might be rich and poor people, but the bigger problem lies when there is a huge gap between rich and poor people. Okay, if we see that there are certain people who are not even finding it easy to access to basic needs of life. On the other hand, we have certain people who are enjoying a lavish life, right? This is a very bad situation, or very harmful situation, wherein the gap between the rich and poor gets widened up. So this reckless use of resources has led to accumulation of resources in few hands. You can see there has been a finding somewhere I read that only 2% of the people, right, ultra rich people, are controlling near about half or 50% of the resources of the world, whereas remaining 98% of people have to do with less than half of the resources. So this situation is very unwanted situation that we should not expect. At least in a democracy, this should not be the situation. And the third is the indiscriminate use has led to many global environmental challenges like global warming, environmental challenges. Okay, it has also led to land degradation, ozone layer depletion, pollution or contamination of water, air, land resources. So these are the global environmental challenges that we are facing due to reckless use of resources, right? So children, this is it from me now. Hope you like the video, and do share your comments, right? And in the end, I would say thank you so much and have a nice time. Bye bye.